हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC01 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का थर्ड चैप्टर करेंगे। हमारा हमारा थर्ड चैप्टर है द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। कहते हैं इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर बनाया गया है कि हमें बताएगा कि ये कैसे मैनेज करना है रिस्क को, मैनेजमेंट इंश्योरेंस की और मैनेजमेंट प्रीमियम्स की कैसे कैसे है, ठीक है। और ऑल्सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंश्योरर्स कैसे करती हैं उनके रिस्क को मैनेज, और री इंश्योरेंस कैसे करती है यूजिंग री इंश्योरेंस, ठीक है, कैसे मैनेज करते हैं उनके रिस्क को, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस मेक्स द सोसाइटी एज ए होल, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लर्निंग आउटकम है कि अंडरस्टैंड हाउ रिस्क इज़ मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स के द्वारा कैसे मैनेज किया जाता है, इंश्योरेंस के द्वारा कैसे मैनेज किया जाता है, और प्रीमियम कैसे फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा आउटकम है कि री इंश्योरेंस क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। फिफ्थ है कि द रोल ऑफ इंश्योरेंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल, ठीक है। कहते लुक एट द सिनेरियो, एक बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस का एक सिनेरियो दिया गया है कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। कहते जी अबान ऑफशोर एक कंपनी थी, ठीक है, जो ऑयल रिग्स बनाती थी, ऑयल रिग्स बनाती थी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए। कहते 13 मई 2010 में एक डिज़ास्टर्स हुई, एक हादसा हुआ जिसमें ऑयल रिंग थी अबान पर्ल, तो वो डूब गई, ठीक है, पानी में वेनेजुएला के पास। कहते हैं ड्यू टू दिस डिज़ास्टर, इस डिज़ास्टर के कारण कंपनी को काफ़ी लॉस देखना पड़ा, ठीक है। लॉस ऑफ रिग, एक तो उनका लॉस हुआ, रिग का लॉस हो गया कि उसकी रिग डूब गई ऑयल में, ठीक है, सैंक होगी। और उनको लॉस ऑफ फ्यूचर इनकम का भी लॉस हुआ, जो रिग से जो इनकम हो रही थी उनका भी लॉस हुआ, फ्यूचर अर्निंग्स का भी लॉस हुआ। कहते कंपनी ने अपना रिग को इंश्योर्ड करवाया था एक इंडियन इंश्योरर से, और री इंश्योर्ड करवाया एक री इंश्योरर से। बट यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो अबान ऑफशोर थी ना, उसने रिग को कहते जी रिग को तो इंश्योर्ड करवा लिया, बट उसने अपनी लॉस ऑफ इनकम को इंश्योर्ड नहीं करवाया, ठीक है। तो जो रिग थी, तो रिग वाज हाईएस्ट है, तो रिग की वजह से उसको हाईएस्ट रेवेन्यू हो रही थी, अर्निंग हो रही थी रिग की वजह से कंपनी को। तो अभी वो डूब गई, तो उसका कैश फ्लो का हुआ उसका, और डेबिट रीपेमेंट, अगर कोई कर्ज वगैरह होता था वो भी उस पर अफेक्ट हुआ। इसके कारण कहते कि जो शेयर प्राइस है कंपनी का वो भी गिर गया, क्योंकि एक्सचेंजेस को, जो स्टॉक मार्केट थे, उसको पता था कि ये हादसा हुआ, तो उसका शेयर प्राइस भी गिर गया, ठीक है। द क्लेम ऑफ द रिग, कहते रिग का क्लेम तो उन्होंने रिसीव कर लिया इंश्योरर ने, हाउएवर देयर वाज नो वे टू रिकवर द लॉस ऑफ फ्यूचर इनकम, बट उनके पास कोई फ्यूचर इनकम को रिकवर करने का सोर्स नहीं था, ठीक है। तो अबान ऑफशोर कहते जी इसीलिए ये इसेंशियल होता है कि रिस्क को मैनेज करना, कि नो लॉस अफेक्ट द बिजनेस एडवर्सली, कहते बुरी तरीके से कोई बिजनेस अफेक्ट ना हो, इसीलिए ये ज़रूरी है, इसेंशियल है कि रिस्क को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। और कहते जी वी शुड नॉट ओनली, कहते जी हमें सिर्फ एसेट को इंश्योर करना नहीं चाहिए, जो इनकम है उसको भी हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करवानी चाहिए। जब हम रिस्क को असेस करते हैं, ठीक है, तो हमें सारी पिक्चर देखनी चाहिए, नॉट ओनली एसेट्स, ठीक है। क्योंकि रिस्क की अभी लॉस ऑफ इनकम की वजह से उनका काफ़ी, चाहे उनकी रिग वापस ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, क्लेम मिल जाएगा, बट लॉस ऑफ पेमेंट का उनका बड़ा काफ़ी नुकसान हो गया। तो कहते जी बब केस द हाईलाइट्स आर द लैप्स इन द रिस्क मैनेजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, कहते उसमें लैप्स थी कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है। कहते कंपनी मैनेज टू द रिस्क रिग बट डिड नॉट इंश्योर द लॉस ऑफ इनकम, जैसे पहले उसने रिग को इंश्योर करवा लिया, बट लॉस ऑफ इनकम को इंश्योर नहीं करवाया, जो रिग से उनको इनकम होने वाली थी उसको उसने इंश्योर नहीं करवाया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि उसका कैश फ्लो प्रॉब्लम बढ़ गई कंपनी की, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट आउटकम हमें करने वाले हैं आगे। हमारा फर्स्ट आउटकम है अंडरस्टैंड हाउ रिस्क इज़ मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअल्स अभी रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। कहते हैं अंडरस्टैंड द वे टू मैनेज द रिस्क,
कहते हैं रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल, रिस्क अनअवॉइडेबल है, ठीक है। हम हर रोज़ एवरीडे रिस्क लेते हैं, जैसे कार चलाने का, ठीक है, बिजनेस को मैनेज करने का रिस्क हो गया, ठीक है। और द वे इन विच वी मैनेज, अभी रिस्क को मैनेज करने का भी अलग अलग तरीके हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का रिस्क है और उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट कितना है, उसका कितना इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पर। जो रिस्क है वो रिस्क हमारे एसेट्स को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और जैसे एसेट्स हमारे कौन है, कार, घर, मकान, ये कार घर हो गया, ज्वेलरी होगी, ठीक है, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, ये सब हमारे एसेट्स हैं। ह्यूमन लाइफ थ्रू एक्सीडेंट, ह्यूमन लाइफ को रिस्क अफेक्ट करता है, रिस्क कैन अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बींग्स, जैसे एक्सीडेंट हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, इवन डेथ होगी। कहते हैं इसको रिस्क को, इसीलिए रिस्क को आइडेंटिफाई करना और इसके फीचर्स को और स्पेशलिस्ट्स को असेस करना बहुत ही ज़रूरी है, कहते हैं रिस्क, असेसिंग द रिस्क एंड फाइंडिंग आउट द चांसेस ऑफ लॉसेस आर इम्पोर्टेंट। इसलिए असेस करना और फाइंडिंग करना और चांसेस ऑफ लॉस को फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी है। एक एग्जांपल दी हुई है, कहते इमेजिन करो आपने एक घर खरीदा, ठीक है। कहते घर से रिलेटेड कुछ रिस्क हो सकते हैं जो नीचे दिए हैं, जैसे घर में आग लग गई या फ्लड आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, उसकी वजह से घर को नुकसान हो गया। कहते हमने मानो एक आदमी था वो इंजर हो गया या अनेबल, उसको काम नहीं मिला या अनएक्सपेक्टली वो उसकी डेथ होगी, तो हम लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो भी घर को एक रिस्क है, ठीक है, उससे भी लॉस हो सकता है घर को। एक और एग्जांपल दी है कि इमेजिन आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कि कहते उससे बिजनेस स्टार्ट किया, तो अभी बिजनेस से रिलेटेड रिस्क हैं, जैसे प्रीमिसेस है, फैक्ट्री है, बिजनेस है, घर है, दुकान है, उसको नुकसान हो गया किसी तरह से, ठीक है, या उसमें स्टॉक्स रखा था, स्टॉक की चोरी हो गई, ठीक है, तो ये रिस्क है। कहते हैं रिस्क को मैनेज करने के जैसे देर आर वेज टू मैनेज द रिस्क डिस्क्राइब्ड अबव। कहते हैं इसको मैनेज करने के भी जो ऊपर दिए रिस्क हैं उसको मैनेज भी कर सकते हैं। कहते हैं बट रिस्क को मैनेज करने से पहले उसको आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं जब ये कंप्लीट हो जाए तब इट इज़ पॉसिबल टू मैनेज द रिस्क। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया और एनालाइज कर लिया तब ही हम मैनेज कर सकते हैं रिस्क को। और रिस्क को मैनेज करने के 4 तरीके वेज बताए हुए हैं: अवॉइडेंस, प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क, रिडक्शन ऑफ द रिस्क, रिटेंशन ऑफ द रिस्क, ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे ये सब चारों डिटेल में आगे दिए हुए हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, वे टू मैनेज रिस्क आइडेंटिफाई, असेस। पहले आइडेंटिफाई किया फिर असेस किया, ये 4 वेज आ गई: प्रिवेंशन, प्रिवेंट, अवॉइड, रिड्यूस, रिटेन, ट्रांसफ़र। ठीक है, पहले है अवॉइडेंस और प्रिवेंशन। कहते हैं रिस्क को हम कम्प्लीटली अवॉइड या प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल पेरिस के वजह से होते हैं, नेचुरल कारण की वजह से होते हैं। जैसे फ्लड आ गया, भूकंप आया या लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, ज़मीन धंस गई, तो या कुछ और एक्शंस भी होते हैं जैसे कार एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर की मतलब उसके जजमेंट के एरर से या उसकी मिस्टेक से, ठीक है, बिल्डिंग गिर गई, पर्सन्स की नेग्लिजेंस की, जिसने घर बनाया उसकी नेग्लिजेंसी से बिल्डिंग भी गिर गई, तो हम इसे प्रॉपर अवॉइड या प्रिवेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिडक्शन। कहते हैं जी इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द रिस्क। कहते हैं जी रिस्क को रिड्यूस करना पॉसिबल है। मोर ओवर रिडक्शन कैन ऑल्सो अक्कर आइदर बाय रिडक्शन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कहते हैं जी आइदर बाय बिफोर या आफ्टर, इंसिडेंट के होने से पहले या बाद में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे जी रिड्यूस? कहते हैं जी रिस्क से होने से पहले हम उसको कैसे रिड्यूस करेंगे? तो है जी कि हमने जैसे हमारा घर है, कार है, तो सीट बेल्ट लगाई कार में, तो हमने एक्सीडेंट होने से पहले रिस्क को रिड्यूस किया, ठीक है। और हमने घर में स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉल किए या स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल किया या प्रॉपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स की उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करवाई, ठीक है। तो हमें जैसे आग लगने से बचा रहे हैं हम, तो इसको हम एक्सीडेंट से पहले रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम रिस्क हो।
और रिस्क को अभी बाद में इंसिडेंट के कैसे बचाया जा सकता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल कर, सपोज आग लगी तो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं तो हमने आग बुझा ली। तो एक्सीडेंट के बाद वाला ये हमें रिड्यूस कर रहे हैं हम रिस्क को, कि वो कम से कम वो आग लग गई है तो उससे ज़्यादा बढ़े ना, ठीक है। और हैविंग रेगुलर फायर ड्रिल्स, सपोज फैक्ट्री है तो वहाँ पे कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बताया जाए रेगुलर मॉक ड्रिल के द्वारा कि हाँ जी आग लगने पर आपने इवैक्यूएट कैसे करना है, बाहर कैसे निकलना है इमरजेंसी के टाइम। तो वो एटलीस्ट वो रिड्यूस करती है ह्यूमन लाइफ्स को। तो ये है रिडक्शन। नीचे ये भी ऐसे दिया हुआ है। और रिटेंशन है थर्ड पार्ट। कहते हैं जी इफ़ द रिस्क इज़ रिटेन्ड द पर्सन एक्सपोज टू द रिस्क डिटरमाइन दैट दे आर एबल टू बियर द लॉस एसोसिएटेड विद द रिस्क, दे डू नॉट पास द रिस्क नॉट टू इंश्योर बिफोर डिटरमाइनिंग द रिस्क कैन बी रिटेन्ड और सीरियसली ऑफ द रिस्क बट असेस्ड बाय द कंसीडरिंग। नेक्स्ट है हमारा रिटेंशन। कहते जी ये इंश्योर्ड पे है, जो पर्सन पे है कि वो अपना सोचता है कि अगर वो उस रिस्क को रिटेन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है, वो उसको बियर कर सकता है लॉस को जो रिस्क से होगा, ठीक है। और वो बंदा अपना रिस्क ट्रांसफ़र नहीं करता, पास नहीं करता इंश्योरर पर। कहते हैं रिटेन करने से पहले कुछ सीरियसनेस उसको चेक करके फिर ही वो बंदा रिटेन करता है। वो नीचे दिए हुए हैं असेस्ड बाय कंसीडरिंग, जो सीरियसनेस अकॉर्डिंग ना भी कौन सा लॉस रिस्क रिटेन हो सकता है और कौन सा नहीं, वो नीचे दिया हुआ है। तो ये वाले रिस्क रिटेन नहीं हो सकते, ये वाले मे बी फिजिबल टू रिटेन द रिस्क, ठीक है। पहले फर्स्ट वाला देखेंगे जो रिटेन नहीं हो सकते। कहते हैं अगर रिस्क है तो बार बार हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो वो चीज़ वो नहीं कवर, वो रिस्क रिटेन नहीं कर सकता बंदा। या उसका एक्सटेंट डैमेज बहुत ज़्यादा है, जैसे इफेक्ट मशीनरी पर या उस बिज़नेस में इम्पैक्ट पड़ा बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। पोटेंशियल डैमेज टू द सेफ्टी ऑफ द पीपल, यहाँ पे जहाँ पे बंदे की सेफ्टी पर सवाल आए, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा रिस्क हो बंदे की सेफ्टी पर या उसकी हेल्थ पर या उसकी जॉब पर, ठीक है। और विद इन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में या पीपल की सेफ्टी पर नुकसान हुए या उसकी हेल्थ पर या उसकी जॉब पर, विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डैमेज टू द एनवायरनमेंट, कोई इन्वायरमेंट को डैमेज हो तो वो बंदा रिटेन नहीं कर सकता। कहते हैं जी जो बंदा रिटेन कर सकता है मे बी फिजिबल टू रिटेन द रिस्क। कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क अकरिंग सीम्स लो, अगर पॉसिबिलिटी है कि उस जो रिस्क हो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है, कम वार नहीं आ रहा, वो कम आ रहा है, ठीक है, या उसकी कॉस्ट इंश्योरेंस से ज़्यादा हो, ठीक है, वो बंदा रिस्क रिटेन कर सकता है, ठीक है। कहते हैं देयर वुड नो बी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड शेड विद रिस्क अकर। कहते हैं अगर रिस्क होता है तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होता प्रॉफिट पर, तो वो रिस्क रिटेन हो सकता है। कहते हैं कि कई कंडीशन में होता है, जो बंदे रिटेन करते हैं उन्होंने एक रिज़र्व फंड बना रखा होता है कि जब रिस्क होता है तो वो उसको यूज़ कर लें, ठीक है। हमारा लास्ट में पॉइंट है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र में जैसे पहले है कि रिस्क ट्रांसफ़र कर देता है बंदा इंश्योरेंस पर, ठीक है। कहते हैं कि जो रिस्क है कैन नॉट प्रिवेंटेड और रिटेन्ड, जो रिस्क हैं ना तो प्रिवेंट हो सकते हैं ना रिटेन्ड हो सकते हैं, ठीक है, रिटेन हो सकते हैं, तो उसको पास किया जाता है अनदर पर्सन कौन है, इंश्योरेंस कंपनी। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो देखती है जो सेम रिस्क वाले बंदे हैं, ठीक है, जो अदर पीपल को देखती है जो सेम रिस्क है, उनको एक मेंबर बना देती है, ग्रुप बना लेती है, ठीक है, जो सेम रिस्क वाले हैं, ठीक है, वो अपना रिस्क अदर पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। जो बंदे सेम रिस्क शेयर करना चाहते हैं उनको देखती है और एक मेंबर इंश्योरेंस कंपनी आपस में एक डील करती है कि अगर वो उसका किसी का रिस्क आए तो वो कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और कहते हैं कि सारे रिस्क इंश्योरेबल नहीं होते, ठीक है, और कईयों को मैनेज करना भी और कहते हैं कि जी सारे रिस्क इंश्योरेबल नहीं होते, रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल, और कईयों को मैनेज करना देयरफॉर नीड टू बी मैनेज, और कईयों को मैनेज ही करना ज़रूरी होता है, ठीक है। कहते हैं जी एडवांटेज ऑफ द ट्रांसफरिंग द रिस्क इज़ दैट रिस्क इज स्प्रेड ओवर मैनी पीपल हु आर एक्सपोज्ड टू अ सिमिलर रिस्क ट्रांसफ़र करने का होता है कि जो सिमिलर बंदे हैं जिनको सिमिलर रिस्क है वो अपना रिस्क स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, उनका इम्पैक्ट जो रिस्क का इम्पैक्ट कम हो जाता है थ्रू ट्रांसफ़र।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट आउटकम है वो है अंडरस्टैंड हाउ इंश्योरर मैनेज रिस्क। अभी इंडिविजुअल के बारे में हमने पीछे पढ़ा, तो अभी ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो कैसे मैनेज करती हैं रिस्क को। कहते हैं जी इंश्योरेंस अलाउ द रिस्क टू बी शेयर्ड। इंश्योरेंस शेयरिंग पे बेस पे होता है इंश्योरेंस, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज आर इंटरमीडिएट्स, वो इंटरमीडिएट्स होती हैं, ठीक है। जैसे बैंक की तरह कि वो भी बैंक्स भी इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है। वो इंटरमीडिएट्स उनके बिटवीन है जिनके पास ज़्यादा मनी है और उनके जिनको मनी की ज़रूरत है, ठीक है। और इंश्योरेंस भी ऐसी है, ठीक है, कुछ ऐसी इंटरमीडिएट है। इंश्योरेंस क्या करती है कि इंश्योरेंस रिस्क को स्प्रेड कर देती है, लॉस को स्प्रेड कर देती है इंडिविजुअल्स के ग्रुप पर, ठीक है, जिनको सिमिलर रिस्क होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जी एक ये ऑल्सो इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो फेयर प्रोसेस क्रिएट करती हैं और इक्वल रखती हैं सब कुछ, ठीक है। और वो वही है कि प्रीमियम उनसे इक्वली प्रीमियम कलेक्ट करती है जिनका जैसे जैसे रिस्क है, सिमिलर रिस्क है उनसे, और वो कंपनसेट करती हैं बाद में, ठीक है, बाद में जिसका इंडिविजुअल का किसी का लॉस होता है। तो कहते हैं कि अभी पर्पस क्या है इंश्योरेंस का। कहते हैं ब्रिंग पीपल हु आर एक्सपोज टू सिमिलर, उनको एक साथ लेके आती है जिनको सिमिलर रिस्क होता है, उनसे प्रीमियम कलेक्ट करती है, ठीक है, इंडिविजुअल से, और कंपनसेशन पे करती है। कंपनसेशन पे को करने को हम क्लेम्स कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्लेम है। जब लॉस होता है तो कंपनसेशन पे करती है तो क्लेम पे करती है, ठीक है। अभी इंश्योरेंस प्रोसेस क्या है, प्रीमियम दिया इंश्योरेंस कंपनी ने और अगर किसी का लॉस हो गया तो कंपनी क्लेम पे करती है। कहते हैं जी स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूएशन इंश्योरेंस का इंश्योरर का डिपेंड करता है कि वो लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बनी है कि नहीं है, ठीक है। कहते हैं इंश्योरेंस बिजनेस है वो क्लासीफाइड दो टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जर्नल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं जी जैसे नाम बता रहा है वो रिस्क कवर करता है जो ह्यूमन लाइफ्स के रिलेटेड होती है, और दूसरी तरफ जो जर्नल इंश्योरेंस है वो एवरीथिंग एल्स कवर करती है, लाइफ के अलावा सब कुछ कवर करती है, ठीक है। तो जर्नल इंश्योरेंस है उसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फायर, मरीन एंड मिसलेनियस। फायर है कवरिंग रिलेटेड टू फायर, मरीन कवरिंग रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड शिप्स एक्सेट्रा। मिसलेनियस में लिखा है कि कवर रिस्क रिलेटेड टू मोटर, पर्सनल एक्सीडेंट एंड लाइबिलिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। मिसलेनियस में आगे कहते हैं जी इन इंडिया जो कहते हैं जी इंश्योरेंस है वो बोथ जो लाइफ इंश्योरेंस एंड जर्नल इंश्योरेंस का बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि IARDA की गाइडलाइन के मुताबिक ये गाइडलाइंस है कि कोई भी बिजनेस रन करने के लिए नॉन लाइफ या लाइफ के लिए उसे एक सेपरेट लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता है, ठीक है। बट फिर भी IARDA रेगुलेशन जो एक इशू किया था 2005 में उसमें था कि एक रिगार्डिंग माइक्रो इंश्योरेंस में क्या है कि लाइफ और नॉन लाइफ और जर्नल इंश्योरेंस, ठीक है, 50 से लेके 5,000 तक का। जैसे जर्नल इंश्योरेंस है वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी अपनी पॉलिसी के साथ इशू कर सकता है, जहाँ लाइफ इंश्योरेंस है वो जर्नल इंश्योरेंस की पॉलिसी अपनी पॉलिसी के साथ इशू कर सकती है 50 से 5,000 तक वाली पॉलिसी। बट जो उसमें प्रीमियम होता है वो लाइफ इंश्योरेंस का ही होना चाहिए, ठीक है। मीन्स के जो जिस कंपनी का वो पॉलिसी इशू कर रहे हैं वो उसी कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस उसी का प्रीमियम डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं जी जब क्लेम होता है, ठीक है, तो जैसे जर्नल इंश्योरेंस ने लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी इशू कर दी तो क्लेम के टाइम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ही जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वही क्लेम सेटल करेगी, ठीक है। मीन्स के लाइफ इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरर ही क्लेम सेटलमेंट करेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आर बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस। कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम है वो लॉस की एक्सपेक्टेशन पे बेस होता है, ठीक है। जो इंश्योरेंस है वो एक स्टैटिकल प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, वो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, प्रीमियम की अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए।
और लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि जितने ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जो पूल में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उतना ही अजम्पशन है कि उसकी प्रोबेबिलिटी, इंश्योरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। इसीलिए इंश्योरर देखते हैं कि जो वो मस्ट इंश्योर है लार्ज नंबर ऑफ रिस्क, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क इंश्योर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। कहते हैं द लार्जर द स्प्रेड ऑफ द बिजनेस, और इसीलिए बेटर वुड बी एक्सपीरियंस। कहते हैं जितना ज़्यादा उनका बिजनेस स्प्रेड होएगा, डिफरेंट डिफरेंट रिस्क है, उतना ही एक्सपीरियंस उनका बढ़िया रहेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेशन अच्छी रहेगी। कहते हैं जी इंश्योरेंस पास्ट हिस्ट्री चेक करता है, ठीक है, एस्टिमेट लगाने के लिए भी फ्यूचर में क्या हो सकता है, विल हैपन इन द फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। कहते फिर भी अगर मान लो क्लाइमेट चेंज हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, या इंडस्ट्री द फ्यूचर विल नॉट बी इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज होगी, द फ्यूचर विल नॉट बी सिमिलर इन द पास्ट। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, पहले नई पुरानी थी, अभी नई आ गई, तो वो क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, वो कई जगह पे वो डिपेंड, वो पास्ट हिस्ट्री नहीं चेक कर सकते। तो इस केस में इंश्योरेंस मैनेजर है वो मेन रोल प्ले करता है, जो प्रीवियस डाटा या सिमिलर डाटा, कुछ इवेंट हुई, सिचुएशंस हुई, उस पे डिपेंड पे वो उसका प्रीमियम डिसाइड करता है इंश्योरेंस मैनेजर, ठीक है। बट फिर भी कहते हैं जी ये बहुत ज़रूरी है कि जो अजम्पशंस बनाई हैं उन्होंने, इंश्योरेंस मैनेजर ने, उनको फिर भी वो टाइम टू टाइम उसका प्रीमियम को रेगुलरली रिव्यू करता रहे, ठीक है, और उस अजम्पशन को चेक करे कि वैलिड है या नहीं वैलिड है, और प्रीमियम अप्रोप्रिएट है या नहीं है। हमारा थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड हाउ प्रीमियम्स आर फिक्स्ड, और प्रीमियम्स कैसे फ़िक्स किए जाते हैं। कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी होल्डर हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं, और जो फंड्स हैं वो कहते हैं जी मैनेज भी केयरफुली होने चाहिए, क्योंकि जब इनफ फंड होने चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसी होल्डर का कोई क्लेम आएगा तो उनके पास प्रॉपर फंड होने चाहिए, इनफ फंड होने चाहिए टू पे क्लेम्स, ठीक है। अभी इंश्योरेंस रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिव, कहते हैं इंश्योरेंस रेवेन्यू कम्स फ्रॉम, अभी किससे आती है इंश्योरेंस की रेवेन्यू, तो प्रीमियम्स पेड बाय द इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड प्रीमियम पे करता है उससे उनको रेवेन्यू होती है, इंटरेस्ट से रेवेन्यू होती है, और जो डिपेंडेंट्स मनी ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट इंश्योरेंस कंपनी हैव मेड, और जो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है मनी, उससे उनको रेवेन्यू होती है। अभी इसके एक्सपेंसेस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडेड कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, पेमेंट ऑफ क्लेम्स, ठीक है, एक तो पहले होगा क्लेम की पेमेंट, पॉलिसी होल्डर का क्लेम आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उनका क्लेम पे करेगी, ठीक है। सेकंड रहेगा एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, कमीशंस, एजेंट्स की कमीशंस ब्रोकर की, ठीक है। रेंट हो गया जिस जगह पे ऑफिस है, एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद मैनेजिंग द बिजनेस, और जो बिजनेस को मैनेज करने में एक्सपेंसेस हैं वो सारे उसमें एक्सपेंसेस आएंगे इंश्योरेंस कंपनी के। कहते हैं जी अगर आप जैसे सोच रहे हो एज यू वुड एक्सपेक्ट, रेवेन्यू इज़ यूजली ग्रेटर दैन एक्सपेंसेस, कहते हैं रेवेन्यू इज़ यूजली ग्रेटर, हमेशा ज़्यादा होती है खर्चों से, बट यहाँ पे क्या है कि जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो उनको थोड़ा सा एज ए रिज़र्व रखना पड़ता है, क्योंकि जब क्लेम आता है पॉलिसी होल्डर का, क्योंकि पॉलिसी अभी स्टिल फोर्स है, तो और जब वो पॉलिसी होल्डर क्लेम करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी को वो क्लेम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इसीलिए जो कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट है, लाइबिलिटीज़ है, वो कैलकुलेट करती है, ठीक है, जो उसकी अंडर पॉलिसीज़ वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़ अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो फंड है उनको रिज़र्व में रखने पड़ते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग द सोल्वेंसी मार्जिन, ठीक है, सोल्वेंसी मार्जिन प्रोवाइड करने के बाद एज डिस्क्राइब इन द लॉ, ठीक है। और एनी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा जो उनका प्रॉफिट रहता है तो वो उनको वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर को दे देते हैं, या बोनस एज ए एन नो क्लेम बोनस, या कुछ बोनस दे के पॉलिसी होल्डर को प्रॉफिट आधा दे देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविज़न है जो अभी बने हैं, ठीक है। आगे है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिव इंश्योरेंस कंपनीज, ये कुछ एग्जांपल दी हुई है कि रेवेन्यू मस्ट बी हायर दैन द एक्सपेंसिव, ठीक है। और देन नेक्स्ट है मैनेजिंग फ़ंड, तो अभी इनका एक्सपेंसेस हो गए, रेवेन्यू हो गई, तो ये फंड्स को कैसे मैनेज करती, कहते हैं जो इंश्योरर है वो एक ट्रस्टी एज ए ट्रस्टी काम करता है, जो उनके फंड्स को, ठीक है, पॉलिसी होल्डर के बिहाफ पे एक ट्रस्टी बनता है जो फंड्स को मैनेज करता है और इंश्योर करता है जो पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो अभी
टू दिस एक्सटेंट एन इंश्योरर मस्ट, जो इंश्योर के क्या क्या काम है जो वो कैसे मैनेज करता है, तो फर्स्ट है कि वो ऐसा रिस्क ना एक्सेप्ट करे जो दूसरे रिस्क से ज़्यादा हो, ठीक है, जो सेम काइंड का रिस्क नहीं है जो ऑलरेडी पीपल फेस कर रहे हैं। दूसरा है कि जो लॉसेस हैं जो एक्सीडेंटल नहीं है उनको पे ना करें, ठीक है, तो उससे वो उनको फ़ंड को मैनेज कर सकता है। और कहते हैं जी जो क्लेम आते हैं, ठीक है। थर्ड है जैसे कोई क्लेम आता है उसको आइडेंटिफाइड करे, रिफ्यूज़ करे। जो एग्जेजरेटेड क्लेम होते हैं, मीन्स के सपोज एक उसमें खिड़की टूटी गाड़ी की, ठीक है, और उसने चेंज करवाने के चक्कर में उसको डैमेज कर दिया ज़्यादा, बट रिपेयरेबल थी बट उसने डैमेज कर दिया, ठीक है, तो वो उसको क्लेम नहीं देगी, ठीक है। उसको आइडेंटिफाइड करेगी कि ये एक्सीडेंटल है या खुद बनाया है, ठीक है, तो वो चीज़ उस वैसे क्लेम को मना करे। और नेक्स्ट कहते हैं जो अंडरराइटर है, जो अंडरराइटिंग टीम है, उसका भी यही प्रोसेस है कि वो जो उसमें ग्रुप में आ रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस करवा रहा है, उसको रिस्क को आइडेंटिफाई करे, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग वो उसको असेस करे रिस्क को, ठीक है, उसका देखे और उसी ग्रुप में उसको ऐड करे, और जैसा उसका प्रीमियम बनता है उससे वो चार्ज करे बेस्ड अपॉन हिज रिस्क। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, कहते हैं सपोज इंश्योरेंस कंपनी रिसीव्ड 50,000 एज ए प्रीमियम रेवेन्यू, तो अभी एज ए प्रीमियम वो 50,000 रिसीव कर रही है, और 20,000 एज ए इन्वेस्टमेंट इनकम, तो टोटल हुआ 70,000, 70,000 हो गया। तो कहते हैं जी 15,000 वो सैलरी एंड बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए निकाल देती है, ठीक है, और 40,000 वो प्रीमियम में रखती है रिजर्व फॉर द पेमेंट ऑफ द क्लेम। तो उनके पास अभी 15,000 बचा टोटल, तो 15,000 को क्या करती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कर देती है एज प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को, या बोनस एज अ बोनस पे कर देती है पॉलिसी होल्डर को, ठीक है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। ये देखो कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस। और जो अभी रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है, उस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस कहते हैं जी वो क्या है, ठीक है। कहते हैं जी आप ट्राई करना कि दे सकते हो आंसर इसका। तो कहते हैं जी इट इज़ इंक्लूडेड एज ए प्रॉफिट, वो प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ठीक है, या इट इज़ पेड टू द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है, या तो वो ये वाला डिफरेंस है वो शेयर होल्डर को पे किया जाता है, या रिजर्व रखा जाता है क्लेम कॉस्ट के लिए, या पॉलिसी होल्डर को रिटर्न कर दिया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर है, देखो रेवेन्यू है तो यहाँ पे देखेंगे टोटल रेवेन्यू बता रहे हैं कि 70,000 में जो एक्सपेंसेस हैं 15,000, ठीक है, और जो कहते हैं जी प्रॉफिट बचा है, प्रॉफिट मींस रेवेन्यू, वो भी है 15,000, 15 30, और बाकी जो बचा है 40,000, दैट विल बी पेड फॉर क्लेम्स, दैट विल बी रिजर्व फॉर क्लेम्स, वो क्लेम के लिए रखा जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर है सी।